गुड इवनिंग। आज हम लोग पढ़ेंगे भारतीय स्वतंत्रता संग्राम। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की कहानी है ना, अलग अलग इतिहासकार अलग अलग तरीके से दिखाते हैं। कुछ इतिहासकारों का कहना है कि यह कहानी 1857 से 1947 तक चली। यह पहले मान्यता नहीं थी। पहले मान्यता थी कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की कहानी 1885 से, जब से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई, तब से यह कहानी 1947 तक चलती है ना। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के बाद से इसे माना गया। तो सवाल है कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में हमारी संकल्पना क्या थी। इस बात को समझने के लिए देखिए, मैंने आपको हर बार कहा है कि कोई भी चैप्टर शुरू होगा तो उसके बैकग्राउंड को बनाने में थोड़ा माहौल क्रिएट करना पड़ता है। तो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के माहौल में अगर हम देखें, अगर हम 1857 से इस कहानी को पकड़ने का प्रयास करते हैं तो 1857 है ना, 1857 की जो क्रांति थी वो असफल क्यों हुई। तो सबसे पहले यहां यह है कि 1857 की क्रांति में राष्ट्रवाद की भावना का अभाव था, है ना। अब इसमें एक सवाल यह आता है कि राष्ट्रवाद क्या है ना। तो सबसे पहले जब तक राष्ट्रवाद समझ में नहीं आएगा तो राष्ट्रीय आंदोलन को समझना मुश्किल होगा। तो राष्ट्रवाद को समझने के लिए हमें समझना होगा कि राष्ट्र क्या है ना, राष्ट्र क्या है और देश क्या है। एक बहुत फेमस कोटेशन है कि ए नेशन विदाउट ए कंट्री या ए कंट्री विदाउट ए नेशन, है ना। दो शब्द हैं, एक देश है, एक राष्ट्र है। देश कंट्री को कहते हैं, राष्ट्र नेशन को कहते हैं, है ना। इंग्लिश में भावार्थ आज के आधुनिक दौर में दोनों एक ही हो जाता है। राष्ट्र भी उसी को कहते हैं, नेशन भी उसी को कहते हैं। जब कोई राज्य, है ना, पॉलिटिकल साइंस में देश के लिए राज्य शब्द का प्रयोग होता है। जब कोई राज्य किसी ज्योग्राफिकल बाउंड्री के अंतर्गत हो, एक निश्चित भौगोलिक सीमा हो, तो उसे देश कहते हैं, कंट्री कहते हैं। जरूरी नहीं है कि जो कंट्री है वह राष्ट्र हो। जब किसी स्टेट की, जब कोई स्टेट, है ना, एक ज्योग्राफिकल बाउंड्री में हो तो उसे कंट्री कहते हैं। राष्ट्र की संकल्पना कंट्री से थोड़ी अलग है। यह जरूरी नहीं है कि एक ज्योग्राफिकल बाउंड्री में रहने वाले लोग अपने आप को एक नेशन का माने। हो यह भी सकता है कि कई अलग अलग ज्योग्राफिकल बाउंड्री में रहने वाले लोग अपने आप को एक नेशन माने। मैं इसके एग्जांपल्स दूंगा, ढेर सारे एग्जांपल्स पड़े हुए हैं, है ना। मेजोरिटी में देश की संकल्पना लाना बहुत साधारण सी बात है। ये सारी पॉलिटिकल साइंस की कहानियां हैं, लेकिन चूंकि अभी हम लोग आधुनिक स्वतंत्रता संग्राम शुरू करेंगे तो पहले राष्ट्रवाद की संकल्पना को क्लियर कर लें, तो फिर मामला अलग हो जाएगा, फिर पढ़ने में आसानी होगी। तो देश की संकल्पना का क्या है कि एक ज्योग्राफिकल बाउंड्री है, लेकिन कोई भी देश नेशन तभी बनेगा जब उसके अंदर सॉफ्टवेयर आएगा। भावनात्मक, राष्ट्र एक भावनात्मक शब्द है ना। राष्ट्र की भावना होती है, उसका ज्योग्राफी नहीं होता है। देश की ज्योग्राफी होती है। हो सकता है इसमें भावना हो सकता है इसमें भावना नहीं हो, है ना। तो ए कंट्री विदाउट ए नेशन विदाउट ए कंट्री। जैसे इटली, जैसे जर्मनी, एक भाषा भाषी लोग थे, एक ज्योग्राफिकल एरिया में रहते हैं, एक देश बन गया जर्मनी, एक देश बन गया इटली, एक देश बन गया फ्रांस, एक देश बन गया इंग्लैंड। लेकिन दूसरी तरफ कि हमारे अंदर नेशन की संकल्पना है लेकिन हमारे पास कंट्री नहीं है। जैसे इजराइल कि नेशन की संकल्पना है, लेकिन जो यहूदी हैं वो विश्व के अलग अलग देशों में बसे हुए थे सेकेंड वर्ल्ड वॉर तक। एंशिएंट और मेडाइवल की कहानियां वो छोड़ देते हैं, वहां पे क्या हुआ नहीं हुआ वो फिर कभी मैं बताऊंगा। लेकिन आधुनिक दौर में यहूदियों के पास अपना कंट्री नहीं था, लेकिन नेशन की भावना थी।
फिर यहूदियों ने तय किया कि हम एक देश हो जाएंगे, है ना। तो नेशन की भावना ने बल पकड़ा, ये लोग वापस से जेरूसलम और उसके आसपास के इलाकों में बसने लगे और एक राष्ट्र और देश इजराइल के रूप में हमारा सामने आ गया। तो यहां पे कंट्री नहीं थी, सिर्फ नेशन की भावना से एक देश बन गया। यहां पे कंट्री थी, नेशन की भावना बाद में आई और देश बन गया। भारत इन दोनों से अलग है। नेशन की भावना, राष्ट्रवाद की भावना या राष्ट्र की भावना का आधार, राष्ट्र की भावना का आधार कई प्रकार के हो सकते हैं। एक भाषा भाषी होना, एक तरह के सामाजिक आर्थिक ताने बाने का होना, एक तरह के राजनीतिक संरचना से घिरे रहना, है ना, एक तरह के समाज का होना। लेकिन भारत इस पे फिट नहीं बैठ रहा है। एक धर्म को मानना, भारत बहुधर्मी देश है, विविधताओं वाला देश है ना, इसके नागरिक अलग अलग संप्रदाय और पंथ के हैं। तो भारत को, एक कंट्री को, एक नेशन बनाना काफी जटिल काम था। अगर एक विवाद का विषय यह भी है कि अगर अंग्रेज नहीं आते तो पता नहीं एक भारत देश बन पाता या नहीं बन पाता, है ना। तो जब किसी कंट्री में उस ज्योग्राफिकल एरिया को लेके, है ना, एक भाव का जन्म होता है, देशभक्ति का जन्म होता है, अपने मदरलैंड से प्यार करने की इच्छा बलवती होती है, तो एक राष्ट्र बनता है। तो भारत विश्व के मेजॉरिटी राज्यों, देशों में, है ना, एक्सेप्शन है कि यहां पे बहुभाषी, बहुधर्मी, है ना, बहु संप्रदाय और पंथ को मानने वाले लोग रहते हैं। लेकिन भारत एक नेशन है, भारत एक कंट्री है। तो राष्ट्रवाद जो शब्द था, यह आधुनिक शब्द है। आधुनिक काल में इटली का एकीकरण होता है, जर्मनी का एकीकरण होता है, तो राष्ट्रवाद शब्द का खूब इस्तेमाल किया जाता है। राष्ट्रवाद एंशिएंट और मेडाइवल का शब्द नहीं है। जैसे कि आप अकबर पढ़ने के दौरान आप इस बात को नहीं कह सकते हैं कि अकबर ने भारत के निर्माण की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, क्योंकि तब यह कॉन्सेप्ट ही नहीं है। भारत का संदर्भ किससे है? क्या मुगल भारत की बात कर रहे हैं आप, या ज्योग्राफिकली जो भारतीय उपमहाद्वीप है आप उसकी बात कर रहे हैं? तो फिर महाराणा प्रताप में क्या दिक्कत है? वह भी तो एक भारत बनाना चाह रहे थे। अगर मुगल भारत बनाना चाह रहे थे तो फिर पेशवाओं का कौन सा भारत था? यह भी एक विषय है ना। तो राष्ट्रवाद की संकल्पना एकदम आधुनिक संकल्पना है कि एक ज्योग्राफिकल एरिया के अंदर कई भाषा भाषी लोग रहते हैं, अलग अलग धर्म संप्रदाय के लोग रहते हैं, अलग अलग एथनिक ग्रुप के लोग रहते हैं, बहुविविध प्रकार के लोग रहते हैं, और जो अपने नेटिव लैंड से, अपने नेशन से, अपने मातृभूमि से प्यार करते हैं, उस पर प्राइड करते हैं, उसे राष्ट्रवाद कहते हैं, है ना। 15वीं 16वीं शताब्दी में राष्ट्रवाद नाम का कोई जिक्र नहीं था। अब है कि भारत में, है ना, राष्ट्रवाद की उत्पत्ति और राष्ट्र को किस स्वरूप में देखा जाए। तो भारत को अगर हम लोग अभी स्वतंत्रता संग्राम जब पढ़ेंगे तब की बात अलग है। अभी हम लोग अगर भारत को देखने का प्रारंभ करें कि भारत राष्ट्र के रूप में भारत का निर्माण कब प्रारंभ हुआ, तो यह शुरू हुआ 1833 के एक्ट से। 1833 का एक्ट आता है, चार्टर एक्ट। 1853 का चार्टर एक्ट आता है। 1858 का एक्ट आता है ना। 1858 फिर महारानी की घोषणा होती है। फिर 1861 का एक्ट आता है। 1861 के बाद 1909 का एक्ट आता है, जिसको हम लोग कहते हैं क्या, मर्ले मिंटो रिफॉर्म। मार्ले मिंटो रिफॉर्म। फिर 1919 का एक्ट आता है, जिसको कहते हैं क्या, मॉन्टेग्यू जेम्सफोर्ड रिफॉर्म। मॉन्टेग्यू लिखना बहुत मुश्किल होगा, तो मॉन्टेग्यू जेम्सफोर्ड रिफॉर्म 1919 में आता है। फिर 1935 का एक्ट आता है। फिर
1947 का एक्ट आता है, 1947 का एक्ट आता है ना, और एक देश बन जाता है। हम लोग एक देश, भारत स्वतंत्रता प्राप्त कर लेता है, एक नेशन के रूप में भारत बन जाता है। और 1950 में इंडिया इज ए डेमोक्रेटिक रिपब्लिक स्टेट हो जाता है। अभी सिर्फ देश बना था और 1950 में यह डेमोक्रेटिक रिपब्लिक स्टेट हो जाता है। ठीक है, तो यह भारत के बनने की प्रक्रिया इन एक्टों में है। यह भी हम लोग पढ़ेंगे, भारत का संवैधानिक विकास, इसको भी देखना है ना। तो एक यह है कि 1833 से हम लोग चलते हैं और 1947 तक आते हैं, और इन एक्टों के जरिए धीरे धीरे भारत बनता चला जाता है। तो सबसे पहले भारत के अंदर राष्ट्रवाद की भावना, और राष्ट्रवाद क्या होता है इसकी चर्चा हम लोगों ने की। देश और नेशन क्या होता है इसकी चर्चा हम लोगों ने की। फिर भारत कैसे बना इसकी चर्चा हम लोगों ने की, है ना, कि 1833 से यह कहानी प्रारंभ होगी, रेगुलेटिंग एक्ट आएगा और 1947 तक के एक्ट में यह कहानी चलेगी, और 1950 में इंडिया डेमोक्रेटिक रिपब्लिक बन जाएगा। ठीक है, अब यहां पे दो भाग होंगे भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के। एक भाग होगा भारत का संवैधानिक विकास, और दूसरा भाग होगा कि भारत का राजनीतिक आंदोलन। भारत का राजनीतिक आंदोलन। एक तो हम लोग पढ़ेंगे संवैधानिक विकास में जितना एक्ट आया उसको सीरीज से पढ़ेंगे, है ना। तो पहले, लेकिन वो क्या होगा, वो आपको इरिटेट करेगा, तो इसलिए पहले हम लोग भारत का राजनीतिक बैकग्राउंड पढ़ेंगे कि भारत में राजनीतिक संघों की उत्पत्ति कैसे हुई, कांग्रेस की स्थापना कैसे हुई, मुस्लिम लीग की स्थापना कैसे हुई, कांग्रेस का फर्स्ट फेज 85 से 1905 तक का कैसे था, फिर गांधी युग की शुरुआत कैसे होती है, गांधी का जो असहयोग है, सविनय अवज्ञा है, भारत छोड़ो है ना, वो कैसे हम आजादी तक ले जाते हैं। इन तमाम कहानियों को हम लोग जानेंगे। उस बैकग्राउंड में हम लोग आजाद हिंद फौज को देख लेंगे। उस बैकग्राउंड में इसी में कंटिन्यू हम लोग जो क्रांतिकारी संगठन थे, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, मास्टर सूर्यसेन, इन तमाम लोगों को देखेंगे। तो यह पॉलिटिकल हो जाएगा। फिर उसके बाद हम लोग भारत का संवैधानिक विकास देखेंगे कि कैसे भारत धीरे धीरे भारत बना, वो एक्ट कौन कौन से थे। ठीक है, तो ये होगा। उसके बाद डाटा ले लेंगे कि हम लोग के जो वायसराय कौन था उसका एक लिस्ट देख लेंगे, वो कर लेंगे। तो अब ये एक सीरीज की शुरुआत होगी भारतीय स्वतंत्रता संग्राम, है ना। तो समाज सुधार आंदोलन और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के बीच की एक कड़ी है जिसको कहते हैं 1857 की क्रांति। उसको मैंने जानबूझ के छोड़ दिया है, वो हम लोग ये सब पढ़ के 1-2 क्लास की वो चीज है उसको पढ़ लेंगे। तो डाटा ओरिएंटेड चीज है, कॉन्सेप्ट ओरिएंटेड है नहीं। जो कॉन्सेप्ट ओरिएंटेड है पहले उसको पकड़ते हैं, जहां से मेजर सेक्शन में क्वेश्चंस आ सकते हैं, है ना। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम लोग भारतीय स्वतंत्रता संग्राम प्रॉपर तरीके से शुरू करेंगे, कांग्रेस की स्थापना करेंगे और देखते हैं वहां तक क्या क्या होता है। चलिए, थैंक यू।